वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस आ रहा होगा बेटा, अच्छे से सुनिए, दिल की आवाज से सुनो, सच कह रहा हूं तुम्हें मेरी आवाज जरूर आएगी। दिल की आवाज से सुनो, अंदर से, आंतरिक मन से सुनो, तुम्हें मेरी आवाज जरूर आएगी। आ रही है अब? मैंने यही कहना चाह रहा था, सिर्फ दिल की आवाज से सुनना है, तुम्हें सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए। चलिए चलिए, अच्छा कल अपन एक बात किया था, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट किया था क्या? स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट के बारे में बताओ जल्दी से, क्या हमने इसके बारे में बात की थी? सर ये क्या मिटा दिया? कुछ नहीं मिटाया। हमने ये कहा था कि जो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है, हमने ये कहा था कि जो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है वहां से जो स्ट्रेंथ आती है वो फ्लेक्सर के कितने परसेंट आती है? फ्लेक्सरल टेंशन टेंसाइल स्ट्रेंथ के कितनी आती है? 50%। कितना कहा था? 50%। ऐसे ही एक रेशो इसका लिख लीजिए, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट और फ्लेक्सरल फ्लेक्सरल टेंसाइल टेस्ट, जो रिजल्ट आएगा यहां से वो इसके 67% होता है। कितना होता है? 67%। ओके भाई, जैसा कि हमने कल कहा था कि सबसे कम होता है डायरेक्ट, उसके बाद आता है स्प्लिट, और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है स्प्लिट। तो अपने पास फ्लेक्सरल टेंशन है ना, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया था, तो सबसे अच्छा तो ये हो गया फ्लेक्सरल, जो कितना देता है? 100%। इसी के ही ये कितना परसेंट देता है? जैसे कल आपने लिखा था ना, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल बनाया था, यहां पे लिखा था फ्लेक्सरल, यहां पे लिखा था स्प्लिट टेंशन, और यहां पे लिखा था डायरेक्ट टेंशन। याद है कल हमने लिखा था, है ना? तो यहां पे लिखना कि यह स्ट्रेंथ देता है टेंसाइल में 100%, जितना होता है उतना आता है, जितना आता है उतना आना चाहिए। स्प्लिट वाले में लिख लेना 67%, और डायरेक्ट वाले में कितना होता है? 50%। मतलब 67 किसका? FCR का, इसी को बोलते हैं FCR। इस FCR का 67%, और यहां पे 50% होता है किसका? FCR का। FCR का 50%। बेटा वॉइस बिल्कुल कंप्लीट है, आप कहें तो हम सेल चेंज कर ले अगर वॉइस कम आ रहा है तो। ठीक है, चलिए बना लिया। फ्लेक्सरल से जो स्ट्रेंथ आती है वो होती है 100%, स्प्लिट से जो स्ट्रेंथ आती है वो इसके कितने परसेंट होती है? 67। और जो फ्लेक्सर में स्ट्रेंथ आती है डायरेक्ट, उसका कितना होता है? 50%। ठीक है, इस रूम में लो ही रहती है। अच्छा ऐसा है क्या? चलिए ये बना लिया हमने। उसके बाद में रिबाउंड हैमर हमने पढ़ लिया था, रिबाउंड हैमर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में बात करते हैं टेस्ट नंबर 2, जिसका नाम है अपने पास, जिसके बाद अपने नाम है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये रहा टेस्ट, ये रहा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। चलिए ईयरफोन लगा लो बेटा। चलिए बताएं इसके अंदर बताएं कैसे होता है। जल्दी से बताइए। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट, the principle of this test based upon the velocity of sound in the solid and modulus of elasticity
इलेक्ट्रिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बनाओ इसको, फिर समझाते हैं क्या हुआ। इसको बनाइए फिर बताते हैं कि क्या है। ठीक है, आपने अगर एफएम पढ़ा है सर, ये तो आपने स्टील में भी करवाया था, बिल्कुल सही, इतना आपको पता होना चाहिए, वही टेस्ट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने वहां पे कराया था उसको हम और ज्यादा हम लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि आपको अगर याद है कि जो अपने पास साउंड वेलोसिटी होती है, जो साउंड वेलोसिटी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, E अपॉन में डेंसिटी। अगर आपने एफएम अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने एक वेलोसिटी पढ़ा होगा साउंड का, जो E अपॉन डेंसिटी अंडर रूट, इसका अपने पास फॉर्मूला रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है जिसको हम पढ़ते हैं एफएम के अंदर, और उसी बेस पर हमने कहा है कि जो साउंड होता है वेलोसिटी का, साउंड होता है मतलब जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, वो जिस मीडियम से पास हो रही है उसका मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है, और साथ में उसका डेंसिटी कितना है, उस साथ में उसका डेंसिटी कितना है। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि यह एक अपने पास साउंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट E अपॉन सिग्मा। ठीक है, जिसमें E होता है मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सिग्मा होता है, और ये जो अपने पास रो होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अरे राठौड़ बेटा कैसे हो तुम, आ गए क्या? हाँ चलो लिखो एक बार, हम बताते हैं तुम्हें। हिंदी में लिखना कि साउंड की वेलोसिटी, साउंड की गति, साउंड की गति मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साउंड की गति, साउंड की गति मीडियम के मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेंसिटी पर निर्भर करती है। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेंसिटी पर निर्भर करती है, और डेंसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको पहले प्रोसीजर बताऊं, अगर मैं आपको पहले यहाँ पे इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर ऑपरेटर्स लिखवा दूंगा। ठीक है, मान के चलिए कि यह आपके पास कोई मीडियम है, यह आपके पास कोई कंक्रीट सरफेस है, यह आपके पास कोई कंक्रीट सरफेस है, यहाँ पर क्या है, कंक्रीट सरफेस है यहाँ पर। इस कंक्रीट सरफेस के अंदर, इस कंक्रीट सरफेस के अंदर हमें पता करना है कि कैसे क्वालिटी का है, कैसे क्वालिटी का है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से लगाते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या वो लगाते हैं यहाँ से? ट्रांसमीटर। आप याद रखिए क्या लगाते हैं? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर जो साउंड वेव होती है ना उसको जनरेट करता है, साउंड वेव को क्या करता है? जनरेट करता है। तो हमने कहा इमिट द साउंड वेव, इमिट द साउंड वेव, यह साउंड वेव को निकालता है। साउंड वेव यहां से मूव करती हुई यहां पर एक दूसरा हम टूल लगा देते हैं जिसे हम रिसीवर कहते हैं, जिसे हम रिसीवर कहते हैं। मतलब जो साउंड वेव यहां से आ रही है वो उसको पकड़ेगा, रिसीवर क्या करेगा? उसको पकड़ेगा। तो रिसीवर का काम क्या है? रिसीव द साउंड वेव, रिसीव द साउंड वेव। तो हमें जब वहां से जनरेट किया तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, जब साउंड वेव वहां से जनरेट हुआ तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, और कब यहां पे आया उस टाइम पे टाइम रुक जाएगा। तो टाइम
कब निकला और कब आया, तो हमें टाइम इंटरवल पता चल गया। और ये हमें जो लेंथ होती है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये लेंथ होती है, ये हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये इसकी लेंथ हो गई। तो अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालना है तो क्या मैं लेंथ डिवाइड बाय टाइम कर सकता हूँ? क्या मुझे ये वेलोसिटी निकालना है तो क्या मैं लेंथ अपॉन में टाइम कर सकता हूँ? लेंथ ये रहा, टाइम जिस इंटरवल में ये हमें रिसीव हो गई। तो अगर ये टाइम कम ले रहा है, अगर ये टाइम कम ले रही है वेव यहाँ पहुंचने में, इसका मतलब क्या है कि जो ये मीडियम है ना वो डेंस है। इसका मतलब क्या है, जो मीडियम है वो क्या है, डेंस है। क्योंकि डेंस मीडियम से साउंड तेजी से मूव कर पाती है, और अगर इसमें कहीं पर भी गैप होगा तो इसको टाइम लगेगा। इसको टाइम लगेगा कहाँ पहुंचने में, रिसीवर तक पहुंचने में। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी कम होगा। तो मतलब जब हमें वेलोसिटी कम मिलती है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स हैं जो इसके डेंसिटी को कम करते हैं। और इसी कारण से कह सकेंगे कि कंक्रीट थोड़ा कम क्वालिटी, मतलब कम अच्छा क्वालिटी का होगा। समझ गए? हाँ, जितना तेजी से अपने पास मूव करेगा, जितना ज्यादा हमारे पास वेलोसिटी आएगा, क्वालिटी उतना अच्छा होगा, क्वालिटी उतना अच्छा होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं, अगर अपने पास यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात करें तो जो ट्रांसमीटर होता है ना उसका एक नाम है। ट्रांसमीटर जो यहाँ पर हम लेते हैं अपने पास, उसका एक नाम है। इसे कहते हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रो एक्रोस्टिक, इलेक्ट्रो एक्रोस्टिक ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिक एक्रोस्टिक ट्रांसड्यूसर। ओके। दूसरा हमारे पास यहां पर है, दूसरा हमारे पास यहां पर है रिसीवर। दूसरा हमारे पास यहां पर है, क्या है, रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव द साउंड वेव, रिसीव द साउंड वेव। ठीक है, चलिए, ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रांसमीटर जो एमिट करता है, रिसीवर जो कैच करता है। ठीक है, चलिए सर, ट्रांसमीटर ओनली साउंड वेव ही एमिट करता है, अदर टाइप ऑफ वेव नहीं करता। देखो, तभी मैंने कहा है कि ट्रांसमीटर कौन सा है, इलेक्ट्रो एक्रोस्टिक, जो आवाज को जनरेट करता है, साउंड को। ठीक है भाई प्रिंस? ठीक है, इसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ट्रांसमीटर कौन सा है, इलेक्ट्रो एक्रोस्टिक, जो साउंड वेव ही जनरेट करेगा। ठीक है। हाँ, ये बना लिए, ऑपरेटर्स बना लिए, ऑपरेटर्स बना लिए राठौड़। ये डायरेक्ट लिखने हैं, इनका हिंदी में भी मीनिंग यही होता है, ट्रांसमीटर का ट्रांसमीटर और रिसीवर का रिसीवर। ठीक है, चलिए ये बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। ट्रांसमीटर के ब्रैकेट में लिखना जो आवाज उत्पन्न करता है, ट्रांसमीटर के ब्रैकेट में लिखना जो आवाज उत्पन्न करता है। रिसीवर के ब्रैकेट में लिखना जो वेव को पकड़ता है, जो वेव को पकड़ता है। या क्या कह सकते हैं रिसीव को, तरंग। हाँ, जो तरंग को रिसीव करता है या रिसीव को, उसको तरंग को पकड़ता है, प्राप्त, हाँ, तरंग को प्राप्त करता है। धन्यवाद नीतीश भाई, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग भी एक टेबल बनती है, वो टेबल बनवा देते हैं आपको। ठीक है, यहां पर है वेलोसिटी, यहां पर क्या है,
वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में लेते मेजर करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना किलोमीटर चला, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। क्या बताते हैं, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अगर ये है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा है तो कहेंगे बहुत ही शानदार क्वालिटी है, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। अगर अपने पास 3.5 से 4.5 के बीच में हुआ, ये सारे टेस्ट आप लोगों ने आरसीसी में भी तो पढ़े होंगे, है भाई। जितने भी पटना के स्टूडेंट हैं वो सबने आरसीसी में भी पढ़े होंगे, और जो अभी आरसीसी जिनका चंदा है उन्होंने भी ये पढ़ा होगा, सारा की सारा टेस्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा। 3 से कम आने पर कहते हैं कि डाउटफुल है। क्या कहते हैं, डाउटफुल है। नहीं पढ़ो, आरसीसी में इंट्रोडक्शन में आया होगा ना, आरसीसी में कंक्रीट जब इंट्रोडक्शन में पढ़ाते हैं। हमारा सिटी खत्म, आरसीसी में पढ़ना, ठीक है। आज हमारा कंक्रीट खत्म, हम कहते हैं आरसीसी में पढ़ना, ठीक है। चलिए चलिए बना लिए। डाउटफुल, जितेंद्र डाउटफुल, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। अब पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का मैन्युफैक्चर कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस चलता है कंक्रीट बनाने के लिए वह चलता है बैचिंग। क्या चलता है, बैचिंग, जिसके अंदर अलग अलग मटेरियल को अलग अलग, सर हम तो न्यू स्टूडेंट है, आरसीसी कब स्टार्ट हो गया, आरसीसी आप लोगों का अभी शायद चल तो रहा है शायद। अरे कहाँ भाई, अभी तो कल का भी 2 घंटा चलेगा। तो जो आरसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा कल कोड के अंदर, आप टेंशन ना लीजिए। सर प्लस्तर को रिमूव करके करेंगे टेस्ट, या अभी प्लस्तर को रिमूव करके नहीं। अरे भाई जहां कंक्रीट को यूज करते हैं वहां प्लस्तर की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको। हाँ कोड पढ़ा देंगे, आरसीसी का आपको कोड पढ़ा देंगे। सीटी पढ़ाया है, ओनली कंक्रीट पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। बैचिंग में हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में उनकी मिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद में जहां पर भी यूज करना है वहां तक ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, वहां तक ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको वहां पर रख देते हैं, उसे वहां पर रख देते हैं। रखने के बाद उसका कंपैक्शन किया जाता है। कंपैक्शन करने के बाद फिनिशिंग देने के लिए, अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए फिनिशिंग किया जाता है। और सब कुछ हो जाने के बाद क्यूरिंग प्रोसेस चलता रहता है, क्यूरिंग प्रोसेस चलता रहता है।
मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं सर, तुम बोले कहाँ, तुम बोले कहाँ अभी? आईए स्कोर पढ़ा देंगे, एसएससी जेई के निम्बस पे सॉल्यूशन है, हाँ है 6 बजे, दूसरे सर करवा रहे हैं सर सीटी के छोटे हुए चैप्टर, हाँ वो बाद में पढ़ाएंगे जब दोबारा रिवीजन होगा बाकी स्टूडेंट के साथ में। हम लोग कहाँ स्टार्ट नहीं हुआ स्टार्ट, कोई ठीक कोई बात नहीं, स्टेज ऑफ सीमेंट पढ़ा देना सर, हाँ वो कल होगा क्लास में हमारे, ठीक है। मुजफ्फर खान सर टाइम कितना आरसीसी का अभी नहीं पता। दिनेश निशांत सर हाँ बताइए। सुद्धू सर बीएमसी क्या होगा, बीएमसी दोबारा चलेगा तुम्हारा। जितेंद्र मैं रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया है सर, स्क्रीनशॉट दे दीजिए थर्ड स्लाइड से, अभी दे देंगे नीतीश, वो लकी रुको। बीएमसी कब से स्टार्ट होगा? जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। वो कोड टेस्ट दूसरा है, वो बताएंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, वो दूसरा है, वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। कोर टेस्ट जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, वो रोड पे करते हैं, बताएंगे अभी आपको, ठीक है। बाकी चैप्टर जब रिवीजन होगा ना, देखो ये साइकिल चलता है, तो जब तुम्हारा साइकिल आएगा दोबारा तब तुम्हारा होगा, ठीक है। चलिए अब पहले इसको पढ़ते हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, इसको आपने कर लिया, ठीक है। चलिए तो पहले जो चल रहा है उसको तो पढ़ ले, नहीं तो फिर इसके भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। बैचिंग, देखिए बैचिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा साइड पर, देखो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लाइव पढ़ना है तो आप लाइव दोबारा साइकिल चलेगा तब आपको मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड आपके में ऐड करवा दूंगा कहने पे। बैचिंग क्या होता है? बैचिंग क्या होता है कि आपको कंक्रीट बनाना है, तो कंक्रीट के लिए हमें चाहिए एग्रीगेट, हमें चाहिए सीमेंट, हमें चाहिए वाटर, हमें चाहिए एडमिक्सचर। जब इन्हीं प्रपोर्शन को लिया जाता है ना, तो उसको किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, वॉल्यूम में ले रहे हैं या वेट में ले रहे हैं, उसे ही कहते हैं बैचिंग, ओके। तो मतलब कंक्रीट बनाने के लिए जो प्रपोर्शन लिया जाता है मटेरियल का, उसे क्या कहते हैं? बैचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैचिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, measurement of material for making concrete, for making concrete inside for uniformity of proportion, and aggregate grading। कह रहा है कंक्रीट का मेजरमेंट इस तरीके से करना ताकि हमारे प्रपोर्शन के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी मतलब जितना चाहिए उतना ही ले, और वो बढ़िया तरीके से मिक्सिंग बन पाएगा। जितना हम चाहते हैं उसमें से अगर कम ज्यादा हुआ तो मिक्सिंग जो हो पाती है ना, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, ठीक है। शाम को 7 बजे कॉल कर लेना, ठीक है, शाम को 7 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ मापते, वही बात है, ठीक है, कि मेजरमेंट मतलब मापना। तो लिख लेना राठौड़, कंक्रीट के पदार्थ, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को माप कर लेना, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को माप कर लेना बैचिंग कहलाता है। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को माप कर लेना बैचिंग कहलाता है, जिससे कंक्रीट
यूनिफॉर्म, जिससे कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स में यूनिफॉर्मिटी या कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स में समानता बनी रहे। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स में समानता बनी रहे। ओके, समानता मतलब जिस ग्रेडिंग का भी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन। जैसा ग्रेडिंग है वैसा आप ले पा रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना वो इंसान है, हम जैसे, तो उनसे नॉर्मली बात है गलती हो सकती है, स्वाभाविक है, इंसान है तो गलती होना स्वाभाविक है, हो सकता है, गलती हो सकता है। तो इसी कारण से कोड ने कहा है कि जो आप गलती कर सकते हैं ना वो कितना अलाउ है, तो एज पर IS 456 2000, as per IS 456 2000, tolerance in batching of cement। अगर आप सीमेंट का वेट कर रहे हैं तो उसमें जो अपने पास गलती है वह ±2% का हो सकता है। जैसे कि आपको 100 kg सीमेंट लेना है, तो अगर आप प्रोडक्ट में 98 से 102 के बीच में लेते हैं ना तो आप गलत नहीं माने जाओगे। अगर आपको कंक्रीट बनाने के लिए 100 किलो सीमेंट लेना है तो आप 98 से 102 के बीच में भी कोई सा भी सीमेंट लेते हैं ना इतना केजी, तो आप गलत नहीं कहलाए जाएंगे। ओके, तो कितना टॉलरेंस है, टॉलरेंस कितना है सीमेंट के अंदर, ±2% का। टॉलरेंस इन बैचिंग ऑफ एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर एंड अदर, और बाकी कोई भी हो, तो इनमें टॉलरेंस होता है ±3% का। जैसे कि अगर आप एग्रीगेट, अगर आप पानी, अगर आप एडमिक्सचर लेना चाहते हैं और उनका क्वांटिटी 100 kg है, उनका क्वांटिटी कितना है 100 kg, तो आप 97 से लेकर 103 kg के अंदर आप कोई सा भी वेट ले सकते हैं, तो आप गलत नहीं कहलाएंगे। अपना इतना टॉलरेबल रहता है। टॉलरेबल मतलब कि गलती होने की संभावना सीमेंट के मात्रा में, क्या लिखोगे, गलती होने की मात्रा सीमेंट के मेजरमेंट में ±2% तक होती है। क्या लिखोगे राठौड़, कि इस कोड के अकॉर्डिंग सीमेंट के मापने की मात्रा में गलती 2 से 3% तक हो सकती है, और यही मात्रा एग्रीगेट, गट्टी, पानी और एडमिक्सचर में 3% तक होती है। प्लस माइनस आगे लगा लेना। बना लिया बेटा, बना लिया क्या? हिंदी में IAS 456 के अनुसार, IAS 456 के अनुसार सीमेंट की मात्रा में टॉलरेंस ±2% का होता है। सीमेंट की मात्रा में टॉलरेंस ±2% का होता है, और एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर में टॉलरेंस ±3% होता है।
प्लस माइनस 3% होता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ बैचिंग। अब बात करेंगे टाइप ऑफ बैचिंग। जो टाइप ऑफ बैचिंग है यह हमारे पास दो टाइप से होता है। एक होता है अपने पास वॉल्यूम बैचिंग, एक अपने पास होता है वॉल्यूम बैचिंग, एक अपने पास होता है वेट बैचिंग। और शायद आपको याद होगा इनके बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि कौन सा अच्छा होता है और कौन सा खराब। बताइए, अगर मैं आप इन दोनों में से बात करें, वॉल्यूम और वेट बैचिंग में से कौन सा एक्यूरेट है, तो आप क्या होगे, वेट बैचिंग है। क्यों, ये आपको पता है और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिखना बैचिंग के प्रकार। राठौड़ बेटा क्या लिखोगे, बैचिंग के प्रकार। एक लिखना आयतन बैचिंग, आयतन बैचिंग, एक लिखना भार बैचिंग, एक लिखना भार बैचिंग। अब वॉल्यूम बैचिंग को लिखना, इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने क्या क्या बातें की थी उन्हीं को रिपीट कर देता हूं। प्रपोर्शन टेकन बाय वेट, प्रपोर्शन टेकन बाय वॉल्यूम। यहां प्रपोर्शन कैसे लिया जाता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ओके। और यहाँ पे जो मेजरमेंट करते हैं ना वो तसले से करते हैं। कैसे कहेंगे, एक पर आती है, दो पर आती है, तीन पर आती है, ओके। जैसे कि रेशो है ना, ये है 1:2:4, तो यहाँ पे कैसे कहेंगे, भैया एक पर आती है, भैया दो परात गट्टी, भैया चार परात सैंड, सॉरी एक परात सीमेंट, दो परात सीमेंट सैंड और चार परात गट्टी, ठीक है। हाँ, गेज बॉक्स लेते हैं यहाँ पर मेजरमेंट के लिए, क्या लेते हैं, गेज बॉक्स। शाबाश बेटा। तो यहाँ कहते हैं कि प्रपोर्शन टेकन बाय, प्रपोर्शन डन बाय with the help of done by with the help of gauge box, with the help of gauge box, जिसे हम तसला कहते हैं, जिसे हम तसला कहते हैं। with the help of gauge box of capacity, और इस तसले का जो कैपेसिटी है वो होती है 35 लीटर। पूछ ले कितने बैग के बराबर है, तो लिख लेना 1 बैग ऑफ सीमेंट के बराबर होती है इस तसले का कैपेसिटी। इस तसले का कैपेसिटी किसके बराबर होता है, एक बैग ऑफ सीमेंट के बराबर। अब आपको पता नहीं होगा क्योंकि अभी आपका सीमेंट नहीं हुआ है, तो एक बैग ऑफ सीमेंट का अगर मैं वॉल्यूम कहता हूं ना तो वो होता है 0.03454 मीटर क्यूब। और आपको पता है कि एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप 35 लीटर निकल जाएगा। तो अगर तुमसे पूछे कि एक बैग सीमेंट का कितना वॉल्यूम होता है, 35 लीटर, मीटर क्यूब में कितना होता है, 0.03454। ओके, ये बात याद रखिएगा, जब बीएमसी होगा तब ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक पेपर में इसका साइज पूछ लिया तसले का, ये भी याद रख लो। इस तसले का साइज भी पूछ लिया तुमसे। बताओ क्या कहा कि व्हाट इज द साइज ऑफ गेज बॉक्स या फिर पेन। तो इसमें जो लेंथ है वो होता है 27 सेंटीमीटर। कितना होता है, 27 सेंटीमीटर। और जो विड्थ होता है वो कितना है, 27 सेंटीमीटर। और इनका जो हाइट है वो होता है 48 सेंटीमीटर। ये इस तसले का डायमेंशन है। सर वीडियो लैग कर रहा है, क्यों कर रहा है, तभी कहता हूँ रात को मत चलाया करो व्हाट्सएप, तब से कह रखे इंस्टाग्राम छोड़ दो, वीडियो बनाना छोड़ दो। हम ही पढ़ाएंगे बट दीपावली के बाद देखेंगे अभी, है ना, दीपावली के बाद देखेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग।
बना लिया? बना लिए कि बेटा आपने? है ना? चलिए, तो अब मैं प्रॉब्लम बताता हूं कि लेस प्रेफरेबल क्यों है। सबसे मेन बात यहाँ पे जो हम बताते हैं कि वॉल्यूम बैचिंग is less preferable due to bulking problem। और इस बल्किंग को हम कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं? मोटार में पढ़ा, लाइम में पढ़ा, सीमेंट में भी पढ़ा। अब फिर दोबारा बल्किंग आ गया, अब इसको हम खत्म कर देंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। 30 30 39 नहीं, 27 27 39। ठीक है, चलिए सबसे पहले व्हाट इज बल्किंग? तो बल्किंग का मतलब होता है in this increase the volume of fine aggregate due to presence of moisture up to the some extent। एक मात्रा तक पानी के प्रेजेंस के कारण से वॉल्यूम बढ़ जाता है। याद रखना, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फाइन सैंड, और किस कारण से होता है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तक, अप टू द सर्टेन लिमिट लिख लो, अप टू द सर्टेन लिमिट। ओके, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। कि भाई ग्राफ होता कैसे है और दिखता कैसे है। ठीक है, देखना आप इसके बाद एक बार इसके ग्राफ को। इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। यहां पे होता है परसेंटेज ऑफ वाटर, और यहां पर आपके पास होता है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। ओके, ये है 4 से 5% पर वॉल्यूम मैक्सिमम पाया जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज होता है 20 से 25% तक। ओके, अब होता क्या है, ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए ना तो बेटा 5 मान लेना। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ना तो 5 ईयर मान लेना। सरफेस टेंशन भी रीजन बता रखा है क्वेश्चन में। नहीं, अगर मॉइस्चर होता है ना तो मॉइस्चर को इंपॉर्टेंस देंगे पहले। किसको देंगे? मॉइस्चर को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? मॉइस्चर को देंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, पूरा बताएंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि ये अपने पास ऐसे ग्राफ बनता है, तो मैंने कहा कि यार सर अलग अलग सैंड में बताओ, कोर्स में बताओ। तो मैंने जब कोर्स में बनाया, तो कोर्स में डायग्राम बना ऐसे, फिर मैंने कहा सर क्ले में बताओ, बहुत ज्यादा फाइन से क्ले में, तो क्ले में बनता है ग्राफ ऐसे, तो मतलब ये किस किस का बन गया? ये तो बन गया तुम्हारे पास कोर्स एग्रीगेट का, ये ग्राफ बन गया अपने पास मीडियम एग्रीगेट का, और ये तुम्हारे पास बन गया फाइन एग्रीगेट का। तो मतलब जैसे जैसे पार्टिकल के साइज छोटे होते जाएंगे ना,
वैसे वैसे ये जो वॉल्यूम है इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज कम करते हैं वाइड्स बढ़ जाता है, उस कारण से सरफेस टेंशन बढ़ता है और पानी और ऊपर चल जाता है, पानी और ऊपर चल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। सरफेस टेंशन है, सरफेस मॉइस्चर होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो अगर तुमसे कहे कि भाई मैक्सिमम बल्किंग किस में होती है, मैक्सिमम बल्किंग किस में होती है, तो बताओ किस में क्या हो गए, कोर्स में, मीडियम में और फाइन में। मैक्सिमम बल्किंग इन एग्रीगेट, तो तुम क्या आंसर करके आओगे, तुम करके आओगे फाइन एग्रीगेट। क्या करके आओगे? फाइन एग्रीगेट। ओके, अब तुमसे पूछे कि किस मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम बल्किंग होती है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट which show maximum bulking, तो आंसर क्या करके आना है? 5%। वैसे 4 या 5 मिलता है, बट जब आप कितना करके आओगे, आप करके आओगे 5%। ठीक है, हाँ ठीक है, पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए। अभी लगा रहे हैं, अभी लगा रहे हैं। बनानी, ये 2 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, बल्किंग में लिखना राठौड़, पानी की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम एक लिमिट तक बढ़ जाता है, एक लिमिट तक बढ़ जाता है, जिसे बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं, जिसे बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। यह फाइन एग्रीगेट में इस बल्किंग की मात्रा फाइन एग्रीगेट में ज्यादा पाई जाती है। मीडियम एग्रीगेट, MA का मतलब होता है मीडियम एग्रीगेट। ओके, FA का मतलब क्या है? फाइन एग्रीगेट। और CA का मतलब क्या है? कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है जितेंद्र, लिख लिया? अब बात क्या आती है कि सर ये इंक्रीज तो हुआ, उसके बाद कम क्यों हो गया? तो मैंने आपको एक बात बताया था कि सोइल के अंदर आप अलग अलग एक वाटर लिमिट पढ़ते हैं। तो एक लिमिट होती है वाटर लिमिट। वाटर लिमिट क्या होता है? वाटर लिमिट या लिक्विड लिमिट वो लिमिट होती है जिस वाटर कंटेंट पे सोइल पानी के साथ बहना स्टार्ट कर दे, वह लिक्विड लिमिट होती है। जहां पर सोइल के अंदर एक नेग्लिजिबल 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की स्ट्रेंथ शो करती है सोइल। तो ये इस वाटर कंटेंट के बाद वो लिक्विड लिमिट तक पहुंच जाता है। और जैसे इससे ज्यादा पानी बढ़ाते हैं ना, तो मिट्टी के साथ पानी बहकर अलग हो जाता है, जिस कारण से वॉल्यूम वापस डाउन में हो जाता है। क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो समझ में आया इस मॉइस्चर कंटेंट के बाद ये कम क्यों हो गया? क्योंकि हम लिक्विड लिमिट को अप्रोच कर जाते हैं और उसके बाद अगर पानी बढ़ाया तो मिट्टी के साथ पानी बहने लग जाएगा और वह ओरिजिनल पार्ट से अलग हो जाएगा, जो कि हमारे वॉल्यूम को नेगेटिव में शो करता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही नीतीश बेटा, बहुत डीप पढ़े हो तुम चीजें, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, बहुत ऊपर जाओगे तुम, बहुत ऊपर, बिल्कुल लकी की तरह। चलिए आगे चलें, आगे चलें। हाँ तो बोल दो हाँ।
ओके, सेकंड लिखिए, सेकंड क्या था, वेट बैचिंग, सेकंड क्या था, वेट बैचिंग। चलिए, वेट बैचिंग ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि यह बल्किंग को शो नहीं करता, ठीक है, यह बल्किंग इसमें नहीं होता, ठीक है। तो प्रपोर्शन कैसे लेंगे यहाँ पे, प्रपोर्शन टेकन बाय वेट, प्रपोर्शन टेकन बाय वेट, proportion taken by weight. Second, it is more preferable, it is more preferable in batching due to not show any problem of bulking, not show any problem of bulking, ठीक है। आरसीसी का ग्रुप बना रखा है किसी के एग्जाम्पल के लिए, अब मान के चलो 1:2:4 है, तो यहां पर पता है कैसे करोगे वेट बैचिंग में, ये क्या होगे कि यह है 50 kg ऑफ सीमेंट है, ये 1 का मतलब क्या है 50 kg ऑफ सीमेंट, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या हो गया 100 kg ऑफ सैंड, 100 kg ऑफ सैंड, 4 का मतलब क्या है 200 kg ऑफ एग्रीगेट, इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए। वहां पर लीटर के अकॉर्डिंग है और यहां पर वेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि बताओ बैचिंग के बाद कौन सा प्रोसेस चलता है, एक पेपर में तो ये आ गया कि बताओ बैचिंग के बाद कौन सा प्रोसेस चलता है, तो तुम सबको पता है और मैन्युफैक्चरिंग में अभी अभी आपको बताया भी था कि बैचिंग के बाद जो प्रोसेस चलता है उसे मिक्सिंग कहते हैं, उसे मिक्सिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमने प्रपोर्शन लिया ना उनको मिक्स कर रहे हैं, या तो हाथ से मिक्स करोगे या फिर मशीन होता है घूमने वाला जैसे हम मिक्सर कहते हैं उसमें डाल के मिक्स करोगे। बस कोड ये कहता है कि जो मिक्सिंग की जाती है मिक्सर में वो 2 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ओके। फिर बात आती है कि सर कि अगर मैं मिक्सर में यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ जमीन पर अपने हाथों से मतलब शोवल से मिक्सिंग कर रहा हूँ तो क्या दोनों मिक्स सेम बनेंगे, नहीं, मिक्सर में जो बनेगा वो ज़्यादा बेटर होता है, यहाँ वाला कम होता है क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का भी वेस्टेज होता है। इसी कारण से मैंने आपको एक लाइन बोला था कि जब हैंड मिक्सिंग की जाती है ना तो एक चीज का क्वांटिटी 10% ज़्यादा लिया जाता है, किसका, जब आपके पास सीमेंट, बिल्कुल सही, हैंड मिक्सिंग में सीमेंट का प्रपोर्शन 10% बढ़ जाता है, बिल्कुल सही, शाबाश। अरे आवाज बहुत तेज है भाई, आवाज बहुत तेज है, सच बता रहे हैं आवाज बहुत तेज है, इससे ज्यादा करेंगे तो कानों में दर्द हो सकता है, सच कह रहे हैं। चलिए, तो मिक्सिंग का पर्पस क्या है, मिक्सिंग क्यों किया जाता है, चलिए अब नहीं आया आवाज है ना, अब नहीं आया होगा आवाज क्योंकि बोला ही नहीं कुछ भी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग is to obtain homogeneous and uniform
color and uniform color of concrete to stand। ये पूछ रखा है, कह रखा है किस प्रोसेस में कंक्रीट को होमोजेनियस मिक्स बनाया जाता है। नहीं सुना, हमने बोला ही नहीं कुछ भी। क्या कहा, किस प्रोसेस में कंक्रीट को यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्स बनाया जाता है, तो आंसर मिक्सिंग। सर अपन सिर्फ सरफेस मॉइस्चर कैसे कह सकते हैं, उसको वर्किंग तो वाइड्स के मॉइस्चर की वजह से हुआ है ना। अरे भाई पानी वाइड्स में जाएगा तभी तो हो पाएगा, तो पानी सरफेस से ही जाता है, पानी सरफेस से ही जाता है, ठीक है। वाइड्स में पानी नहीं होता, सरफेस से पानी वाइड्स में जाता है, तो सरफेस मॉइस्चर के कारण से होता है बेटा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तुम बोल दो नहीं आ रहा, तुम बोलो नहीं आ रहा, तो आज क्या करना, आज सैंड लेना, किसी का भी घर बन रहा हो ले आना, उसको एक गिलास में रख लेना, आधा गिलास लेना, आधा गिलास में सैंड भर लेना। अब थोड़ा सा पानी डाल देना, थोड़ा सा पानी, तुम्हें देखना कि सैंड है ना थोड़ा सा आधा गिलास से ऊपर हो जाएगा, आधा गिलास से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हाँ वॉल्यूम भर जाता है भाई, और जब तुम उसके ऊपर ऐसे सरफेस पे लोड लगाओगे ना, फिर दोबारा दब जाएगा, दोबारा दब जाएगा, ठीक है। ऐसे देखने को मिलेगा, तुमने प्रैक्टिस करना घर पे। ये बना लिया, लिख लो, कंक्रीट को होमोजेनियस यूनिफॉर्म मिक्स बनाने के लिए, कंक्रीट को होमोजेनियस यूनिफॉर्म मिक्स बनाने के लिए मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, कर लेना 7 बजे के बाद, ठीक है। कंक्रीट को होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्स, पहले प्रैक्टिकल करना, पहले प्रैक्टिकल करना, पहले से कहीं से सैंड चुरा के लाना, उसके बाद करना, ठीक है। चलो बना लिया। अरे तुम भालू मत ले आना, वो बालू कह रहा है, बस बता देते हैं कि तुम कहीं भालू चुरा के ले आओ किसी का, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद नोट करके। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड पर काम होते हुए किस किसने देखा है, फील्ड पर काम होते हुए किस किसने देखा है, या किसी के भी घर के साइड में, किसी के घर के साइड में काम चला हो, चला है नहीं चला। तो एक बात बताओ, जब मिक्सर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या किया था, जब मिक्सर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वहां पर क्या किया था, बताओ जल्दी से। बताओ, पूजा। अरे जब छत डलता है ना, छत डलता है और फाउंडेशन डलता है, हाँ ये बात सही कहा, पूजा किया जाता है जब छत या फाउंडेशन डलता है तो पूजा होता है। होता क्या है कि जब मिक्सर स्टार्ट किया जाता है ना, तो डायरेक्टली कंक्रीट नहीं स्टार्ट करते हैं, उनको पता है कि सरफेस ड्राई रहता है, तो वहाँ पे सरफेस पे चिपकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सीमेंट ऐसे बना के, सीमेंट और सैंड का घोल पानी बनाकर उसमें डाल देते हैं, जो सरफेस थोड़ा सा गीला हो जाए, सरफेस थोड़ा सा गीला हो जाए, उसे ही बटरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बटरिंग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लरी रहता है मोटार का, उसको डाल दिया जाता है, वो घूमता है, सरफेस में चिपक जाता है। अब है ना, तुम कोई मटेरियल डालोगे सरफेस पे नहीं चिपकेगा, है ना, तो वो जो स्टार्ट करने से पहले जो किया जाता है, मोटार का स्लरी जो डाला जाता है, उसे बटरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिखना, कंक्रीट मिक्स करने से पहले,
कंक्रीट मिक्स करने से पहले मोटार के स्लरी को या मोटार के घोल को मिक्सर में डाला जाता है, जिसे बटरिंग कहते हैं, जिसे बटरिंग कहते हैं। बना लिया। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सिंग। अब बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सिंग। अब मिक्सिंग आपको पता है दो तरीके से की जाती है, आपको पता है दो तरीके से की जाती है। एक तो अपने अपने उससे करते हैं फावड़े से, जिसे हम शोवल कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हैंड मिक्सिंग। और एक होती है मिक्सर से, उसे कहते हैं स्टेशनरी मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी मिक्सिंग। ठीक है, स्टेशनरी मिक्सिंग। तो मिक्सिंग दो तरीके से करते हैं, एक हैंड से और एक मशीन से। लिख लेना मिक्सिंग के तरीके या मिक्सिंग के प्रकार। तो पहले लिखना हाथ से की जाने वाली मिक्सिंग, दूसरा लिखना मशीन से की जाने वाली मिक्सिंग। हाथ से की जाने वाली मिक्सिंग और दूसरा मशीन से की जाने वाली मिक्सिंग। लिख लिए? लिख लिए, हेडिंग डाल लिए। अब हैंड मिक्सिंग किससे करते हैं? हैंड मिक्सिंग किससे करते हैं? तो लिखना इट इज डन with the help of it is done with the help of shovel. It is done with the help of shovel. लिख लेना फावड़ा, फावड़े से करते हैं। It is done with the help of shovel. ओके, और यहाँ पे अब बात एक चीज और याद रखना, during mixing, during hand mixing, proportion of cement is increased by 10% due to more wastage, वेस्टेज ज़्यादा होने के कारण से सीमेंट के प्रपोर्शन को 10% यहाँ पर ज़्यादा लिया जाता है। याद रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर बात है भाई। बना लिए? हाँ तो बोल दो हाँ। बस अच्छा लगता है। चले आगे, चले आगे, चले। अब सेकंड स्टेशनरी मिक्सिंग। अब स्टेशनरी मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप ऑफ मिक्सचर। याद रखना, मिक्सचर यहाँ पर कितने टाइप के क्लासिफाई कर? सर पोजन रेशियो का कंक्रीट ग्रेड रिलेशन बताइए। देखिए सिंपल सी बात बताइए कि अगर आपके पास जो डिफॉर्मेशन है, अगर मैं ग्रेड बढ़ा रहा हूं तो आपके मेंबर में डिफॉर्मेशन कम आएगा या ज्यादा आएगा? अगर नहीं, तुम पूरी बात समझे नहीं। पोजन रेशियो का मतलब होता क्या है? पोजन का रेशियो का मतलब होता है कि लेटरल डायरेक्शन में भी स्ट्रेन है
और लॉन्गिट्यूडनल में भी स्ट्रेन है। पर जब आप ग्रेड बढ़ाते हैं ना, जब आप ग्रेड बढ़ाते हैं तो ये वाला जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा कम होता है। ठीक है, या दूसरे तरीके से बात करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से बात करते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास स्ट्रेस है, ये है आपके पास स्ट्रेन है। पहले M15 का बनाता हूँ, M15 का ये रहा, M15 का ये है, M20 का, M20 का ये है, M50 का, M50 का ये है। तो इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है ना, मेंबर में स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जाता है, मेंबर में स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, हाँ, दोनों डिक्रीज करते हैं, पर अगर टोटल की बात करें ना तो वो ज्यादा आ सकते हैं, टोटल की बात करें तो ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, बफरिंग हो रहा है। कौन से ग्रेड का होता है आरसीसी प्लांट हो जाए बेटा? वो डिपेंड करता है आप वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, आप डिपेंड करता है वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा मिक्सिंग कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे कि मिनिमम 20 होता है और पीसीसी के लिए 15 होता है। जब आरसीसी के लिए यूज करते हैं तो 20 होता है, पर जब समुद्र में बात करते हैं तो मिनिमम अपने पास जो आरसीसी के लिए है वो 30 है, और कॉन्क्रीट पीसीसी के लिए कितना होता है? 20 होता है वो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, पॉइजन रेशो ग्रेड के साथ में बढ़ता है। जो पॉइजन रेशो है वो ग्रेड के साथ में बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइजन रेशो हाई, ग्रेड ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल सही, जैसे जैसे ग्रेड ज्यादा बढ़ता है यह स्ट्रेन अमाउंट में ज्यादा आ सकते हैं, अमाउंट में ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ाओगे पॉइजन रेशो उतना ज्यादा अलाउ हो जाएगा, मेंबर में डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा अलाउ रहेगा। ठीक है, अब इन मिक्सचर की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टिल्टिंग मिक्सचर, एक होता है अपने पास टिल्टिंग मिक्सचर, एक होता है अपने पास टिल्टिंग मिक्सचर, एक अपने पास होता है नॉन टिल्टिंग मिक्सचर, नॉन टिल्टिंग मिक्सचर, और एक तीसरा होता है रिवर्सिंग टाइप, रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर। जो आपने रेडी मिक्स कॉन्क्रीट में देखा है वही है रिवर्सिंग वाला, जो घूमता रहता है। इसकी देखो क्वांटिटी क्या, देखो मैं बताता हूं कैसे एग्जाम में आएगा। परफॉर्मेंस रिवार क्या होता है? परफॉर्मेटर रिवार क्या होता है? परफॉर्मेटर रिवार क्या होता है? ये आया हुआ है, नहीं इसका तो आइडिया नहीं है मुझे। परफॉर्मेटर कि एग्जैक्ट नाम यही है क्या? परफॉर्मेटर रिवार। एक बार भेजना क्वेश्चन, हम एक बार देखेंगे कैसा है, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, लगे एक बार एक क्वेश्चन को भेजो जो हम देख सके। ठीक है, हाँ एक बार क्वेश्चन भेजो जो हमें इसको देख सके, फिर हम उसका पता लगाए। ठीक है, क्योंकि इससे समझ नहीं आ रहा। मोटार, मोटार सीमेंट सैंड और पानी, सीमेंट सैंड और पानी। ठीक है, अब देखो क्या हैगा, 55T कैपेसिटी है, 50T कैपेसिटी है, 50 55 55 क्या हैगा, 55T कैपेसिटी है। इसका मतलब बताओ। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका मतलब बताता हूँ आपको, है ना। पहले इसका है 100T, इसका है 100T, इसका है 140T, इसका है 140T। इसकी कैपेसिटी होती है 200 NT, 200 NT, 280 NT, 280 NT, 340 NT। रिवर्सिंग टाइप मिक्सर में होता है 200 R,
280 आर, 340 आर और 400 आर और 400 आर। देखिए कैसे होता है इनका ना, एक मीनिंग समझना। एग्जाम्पल के लिए कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर, एग्जाम्पल के लिए कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर इज 100 T, एग्जाम्पल कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर इज 100 T, then which type of mixture use। कह रहा है कि अगर हमारे पास जो मिक्सचर है उसका कैपेसिटी 100 T है तो बताओ किस टाइप का मिक्सचर हुआ, तो देखना होता क्या है। जो ये पहले नंबर है ना, जो ये पहला नंबर है ये शो करता है कैपेसिटी, ये क्या शो करता है कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर, और वो भी किस में, लीटर के अंदर, लीटर में। ये शो करता है टाइप ऑफ मिक्सचर। टी का मतलब होता है टिल्टिंग, एन टी का मतलब होता है नॉन टिल्टिंग, आर का मतलब होता है रिवर्सिंग। समझ गए। यहाँ पर जो कैपेसिटी है, पहला नंबर क्या होता है कि आप एक बार में कितना लीटर का मिक्सचर बना सकते हैं, और जो पीछे का नंबर है ना ये बताता है कि मिक्सचर कौन सा है। क्लियर हुआ? तो मतलब 50T इस मिक्सचर के अंदर एक बार में कितना लीटर का कंक्रीट बन सकता है 55T वाले में, बताओ जल्दी से। नहीं, ज्यादा होगा भाई, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाभ रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली रहता है। इनर्ट मटेरियल में सीमेंट, कंक्रीट, पोर्चुलाना, एग्रीगेट को बोलते हैं भाई इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मतलब ऐसे मटेरियल जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इनहांस करे, इनहांस मतलब चेंज करे, तो एग्रीगेट एक ऐसे होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट को बोलते हैं इनर्ट मटेरियल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो कैपेसिटी है एक बार में कितने लीटर का कंक्रीट बनाने का है, 200। एंटी का मतलब नॉन टिल्टिंग, 340। तो एक बार में इस मिक्सचर का क्वांटिटी कितना बना सकता है, 340। आर मतलब रिवर्सिंग। समझ गए कि इन नंबर्स का मतलब क्या है? क्लियर हुआ क्या? चलो बनाओ इसको। मिक्सचर दिखा दो, क्या कह रहे हैं? फिगर नेट नहीं चंदा। मिक्सचर आप सभी ने देखे होंगे भाई, मिक्सचर आप सभी ने नहीं देखे क्या? हर किसी ने देखा होगा, हर किसी ने देखा है ये, हर किसी ने। अरे एक बात बताओ, किस किस ने मिक्सचर नहीं देखा? अरे वो घूमता सा रहता है ड्रम सा, जब बड़ा काम होता है तब मंगवाते हैं। बताओ भाई, तुम कितने सिविल इंजीनियर हो जो सिविल इंजीनियर बन गए जिन्होंने मिक्सचर नहीं देखा? बना लिए क्या? बना लिए क्या? सर कैप्सूल कंटेनर वाला मिक्सचर को क्या कहते हैं? कैप्सूल? भाई ये कौन सा आ गया? कौन सा बनाना चाह रहे हो तुम? पहला लिखना टिल्टिंग, पहला लिखना टिल्टिंग,
टिल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, कल दिखा देंगे, अगर तुम आपने नहीं देखा है तो। नहीं देखा है तो मैं आपको कल दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कंटेनर बना होता है, इस तरीके से कंटेनर बना होता है। ओके सर, ये रेडीमेड कंक्रीट मिक्स में भी होता है क्या? ये वाला होता है, ये वाला जो रिवर्सिंग वाला है ना, ये रिवर्सिंग वाला तीसरा, ये लेते हैं रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर, ये लेते हैं वहां पर रेडी मिक्स कंक्रीट में, ठीक है। टिल्टिंग, टिल्टिंग वाला ऐसे रहता है, मतलब इसके यहाँ पर ऐसे व्हील लगा होता है, एक व्हील लगा होता है। मुझे इसके अंदर डालना है तो मैं इसको नीचे करूंगा, मिक्सचर को डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे कि घूमता हुआ मटेरियल कुछ देर के बाद में दूसरे एंड से निकल जाएगा। तो जो टिल्टिंग है ना, इसमें दो एंड होते हैं, एक जगह से एंटरिंग करते हैं और दूसरी जगह से बनकर नीचे गिर जाता है। समझ गए? टिल्टिंग में कितने गेट होते हैं? दो। पहले से हम मटेरियल को डालते हैं, दूसरे से मिक्सिंग बनके निकल जाता है, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर, इन दिस मिक्सचर, इन दिस mixture concrete, in this mixture concrete is discharged, concrete it discharge नॉर्मल टिल्टिंग में दो गेट होते हैं। अच्छा, इसमें एक ही गेट है। ओहो, इसमें एक ही गेट है, मतलब एक कंक्रीट डाला, हमने इसको घुमाया, ठीक है, व्हील को मैंने कैसे कर दिया, ऐसे, मिक्सिंग हुआ, वापस हमने इसको ऐसे कर दिया, वापस हमने इसको ऐसे कर दिया, मतलब पहले डिस्चार्ज करा तो नीचे करो, मिक्सिंग हुआ ऊपर कर दो, मिक्सिंग खत्म हुआ वापस नीचे कर दो। तो एक ही गेट से होगा, एक ही गेट से होगा यहाँ पर, समझ गए? एक ही गेट से हम एंटरिंग करेंगे, मिक्सिंग होगा, फिर उसको डिस्चार्ज कर देंगे, इन दिस मिक्सचर कंक्रीट इज डिस्चार्ज बाय tilting, discharge by tilting the drum about the horizontal axis, और इस ड्रम का यूज बड़े कामों के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर लार्ज स्केल वर्क, ये बात याद रखनी है आपको। लार्ज स्केल वर्क में हम किसका यूज करते हैं? टिल्टिंग वाले का। किसका यूज करते हैं? टिल्टिंग। ये जो वही है ना जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं, बिल्कुल सही। हमारे घरों में यही यूज करते हैं, टिल्टिंग वाला, एक होल वाला, ठीक है। चलिए बना लिए ये। पहला, कंक्रीट का डिस्चार्ज हम इसी जगह से करते हैं जहां से एंटरिंग करते हैं। बड़े स्केल पर इसी का काम होता है, इस टिल्टिंग का, ठीक है। पूछते हैं कि बड़े स्केल वर्क के अंदर किस मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर टिल्टिंग मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अरे बना लिया क्या?
तुम सब सो गए। नोट करके लिखना टिल्टिंग वाले के लिए। 8 is can be used, it can be used for aggregate size more than 75 mm। बहुत बड़े बड़े एग्रीगेट साइज हो जाते हैं तो भी हम इस मिक्सचर को यूज कर सकते हैं, जबकि बड़े एग्रीगेट इतने ज्यादा हम कंक्रीट में कहाँ यूज करते हैं। 75 बहुत ज्यादा हो गए इतने बड़े बड़े, पर कहने कि इससे ज्यादा बड़े होते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी यूज होता है क्या? नहीं, मल्टी स्टोरी में इतना नहीं यूज करते, उसमें मोस्टली रेडीमिक्स कंक्रीट ही यूज में लेते हैं जब मल्टी स्टोरी काम करते हैं। सेकेंड वाला लिखना नॉन टिल्टिंग। सेकेंड वाला लिखना नॉन टिल्टिंग। इसके अंदर कितने गेट होते हैं? 2 गेट। इट हैज 2 ओपनिंग, one for charging of concrete and other for discharging of concrete। इसमें एक गेट से कंक्रीट को डाला जाता है और दूसरे गेट से कंक्रीट को निकाला जाता है। इसमें कितने गेट होते हैं? 2 गेट। एक गेट से डालते हैं, दूसरे से निकल जाता है। मतलब इस तरीके से होता है ये लंबा सा, ये थोड़ा सा लंबा होता है इस तरीके से। मतलब एक तरीके से हम डालेंगे, वो घूमता हुआ दूसरी जगह से अपना आप गिर जाता है। और इससे ऐसे एडमिक्सचर का इस्तेमाल छोटे कामों के लिए होता है। इट इज यूज फॉर स्मॉल स्केल वर्क। इसका प्रयोग छोटे काम के लिए होता है। और इसका यूज जब करते हैं जब एग्रीगेट कंक्रीट में 75 mm से कम वाले हो। It can not be used when aggregate size more than 75। जब एग्रीगेट की साइज 75 से ज्यादा होगा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज नहीं कर सकते। सेग्रीगेशन हो जाते हैं, मतलब मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाती इस वाले के अंदर, जिस कारण से जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक जगह से डाला, मिक्सिंग होते हुए यहाँ से वो गिर जाता है। तो यहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि कंक्रीट के अंदर जो मटेरियल है उनका आपस में मिक्सिंग हो सके अच्छे तरीके से, इसलिए हम इनका यूज नहीं करते। अगर हम यूज कर लिए तो ये अलग ही दिखाई देंगे। जैसे पहले वाले में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बॉन्डिंग, वो कोहेसिवनेस जनरेट कर देते हैं, जबकि यहाँ पे वो जनरेट ही नहीं हो पाता। कंक्रीट अलग ही शो करेगा, जो इसके अंदर वो रहता है वो अलग ही शो करता है। इसका डायमेंशन कम होता है क्या सर? नहीं, पहले वाले से ज्यादा रहता है इसका डायमेंशन। मतलब अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा लंबा होता है। बना लिए क्या?
इसमें होता क्या है बताएं तुम्हें, यहाँ पर तुमने देखा नहीं ना, यहाँ पर पता है क्या होता है, उस वाले में ना एक ये नहीं लगा होता ऐसे, एक है ना मटेरियल, अरे तुम अपने साथ कहाँ जा रहे, उसमें ना इसके यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल लगा देते हैं शूट। उससे क्या होता है कि जो भी मिक्सिंग होता रहेगा ना वो इस जगह पे यहाँ पर आके इकट्ठा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि दो गेट है, अपने यहाँ पे मिक्सिंग होके गिरता रहता है अगली जगह से, तो यहाँ पर एक अलग से एक चीज लगा होता है शॉट या कुछ अलग से ड्रम टाइप का, उसमें जाके कंक्रीट स्टोर होता रहता है, वहां से हम कंक्रीट को ले जाते हैं दूसरी जगह पर, ऐसा होता है। ट्रांजिस्ट वाले में तो लगा ही होता है, ट्रांजिस्ट वाले में तो लगा ही होता है कंक्रीट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। और जो रिवर्सिंग वाला है वो हम बताएंगे कहां पर, रेडी मिक्स कंक्रीट में, ट्रांसपोर्टिंग में बताएंगे उसको, ठीक है। विदाउट मिक्सिंग हुआ भी तो गिर सकता है सर, विदाउट मिक्सिंग हुआ भी तो गिर सकता है, नहीं अरे भाई थोड़ा मैं कहना इसका लेंथ इतना रखते हैं कि मिक्सिंग हो सके, लेंथ इतना रखते हैं मिक्सिंग हो सके, ऐसे थोड़ी ना होगा कि तुम यहाँ से सीमेंट डाले वहां कंक्रीट निकल गया, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है घूमते 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 जाने में और फिर वहां जाके गिरता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है इनको, ठीक है, ठीक है। और मिनिमम टाइमिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम टाइमिंग कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ, दोनों के लिए ही मिनिमम टाइमिंग ऑफ मिक्सिंग कितना होना चाहिए, 2 मिनट, बिल्कुल सही। चलिए मिनिमम टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ concrete is, minimum time of mixing of concrete is not less than 2 minutes, 2 मिनट, ओके, 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कितना टाइम मिक्सिंग करना है क्योंकि सीमेंट टू सीमेंट वेरी करता है, बट मिनिमम 2 मिनट तो हमें रखना ही रखना है, ठीक है। तीसरे प्रोसेस पे आते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टिंग। क्या नाम है इसका, ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग में हम क्या करेंगे कि कंक्रीट को एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक पहुंचाएंगे, जैसे कि मान के चलो मिक्सिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे पास में काम हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, तसले में भरता हूँ, तसले में ले जाता हूँ। रिवर्सिंग वाला रेडी मिक्स कंक्रीट में पढ़ाएंगे, रेडी मिक्स आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। हाँ इसमें ट्रांसपोर्टिंग में बता दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग में, ठीक है। हाँ तो बोल दो अब, हाँ चलिए। अब ट्रांसपोर्टिंग, अगर इसमें क्या होता है कि कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है मिक्सिंग से कहां पर, जहां पे मुझे इसको यूज करना है ना, यूज करके कहां डालेंगे, फॉर्म वर्क में, याद रखना फॉर्म वर्क में डालते हैं, फॉर्म वर्क में डालने के बाद वो शेप लेता है, ठीक है, तो ले जाके मैं वहां पर फील्ड पर इसको यूज कर लूंगा जगह पर। अब क्या है कि अगर कम क्वांटिटी का है तो मैं तसले में उठा कर लेके जाऊंगा, अगर ज्यादा क्वांटिटी है और कहीं दूर तक लेके जाना है तो एक रेडी लेके चलते हैं, रेडी से जाते हैं। फिर अगर मुझे ऊंचे लेवल पे पहुंचाना है तो एक लिफ्ट होती है, कैसे होती है, लिफ्ट होती है, कैसे, ऐसे ऐसे चलती है वो, जमीन पे मिक्सिंग करें, लिफ्ट में डालो, बटन दबाओ, खट ऊपर, ऐसा उसको बोलते हैं। हाँ, बेल्ट कन्वेयर मेथड या स्किप या होस्ट मेथड, दोनों का प्रोसीजर सेम ही होता है, हाई लेवल से लो लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक कंक्रीट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। फिर जब बहुत ऊंचा हाइट होता है ना, बहुत ऊंचा, तो हम पंप से पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, पंप से। जैसे कि अपना काम चल रहा है 10वें 12वें माले पर और तुम कंक्रीट बना रहे हो नीचे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ना, तो तुम पंप से भेजोगे, किससे भेजोगे, पंप से, उसे बोलते हैं पंपेबल कंक्रीट। क्या बोलते हैं, पंपेबल कंक्रीट। और एक तो तुमने देखा ही होगा, जब काम चलता है ना बीच बाजार में, जब काम चलता है बीच बाजार में और काम है बड़ा, जैसे बीच बाजार में मॉल बन रहा है,
तो कंक्रीट मिक्स में जो प्लांट होता है ना, तो वो आप बाजार में नहीं बना सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। तो शहर से बाहर बनाते हैं, फिर वहां से लेकर आते हैं किससे, एक ड्रम से, एक ट्रक से, जो घूमता 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 वो आता है, जिसे बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। क्या बोलते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, उसी के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला है तरीका, यहाँ पे पेन लिख लेना, तसला लिख लेना, इसको तसला। ये कब यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर स्मॉल टाइप ऑफ वर्क। इट इज यूज फॉर स्मॉल टाइप ऑफ वर्क। याद रखना, स्मॉल क्वांटिटी के लिए या छोटे काम के लिए इसका यूज करते हैं। और आपसे डिस्टेंस पूछ लेना तो लिख देना अप टू डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इज 40 मीटर। मतलब अगर मुझे कंक्रीट को 40 मीटर डिस्टेंस तक पहुंचाना है ना, तो मैं तसला लूंगा और ले जाऊंगा। ठीक है, किधर ले जाएंगे, 40 मिनट, 5 मिनट ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है, 5 लो 10 लो। हाँ सर, उसी को पूछ रहा है मैं, कैप्सूल कंडक्टर। अच्छा, रेडीमिक्स को होते हैं बेटा, रेडीमिक्स अभी बढ़ाएंगे, ट्रांजिस्ट नॉन ट्रांजिस्ट दोनों पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। दूसरा है व्हील बैरो। जब डिस्टेंस 40 मीटर से ज्यादा होती है ना, तब हम यूज करते हैं। कैसे, ये होती है ऐसे, देखा होगा आपने, रेडी। मैक्सिमम टाइमिंग फॉर मिक्सिंग सर 5 मिनट नहीं, देखो ये डिपेंड करता है सीमेंट कौन सा है। लो हीट सीमेंट है तो ज्यादा टाइम तक मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, अपने क्विक सेटिंग सीमेंट है, तो और जल्दी मिक्सिंग करना पड़ता है। तो एक्चुअल में टाइमिंग जो है ना मैक्सिमम का, वो डिसाइड होता है कि आप सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, कूड़े उठाने वाली, हाँ वही हाई एल्यूमिना वाला, उसमें भी ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, इसका यूज कब करते हैं, इट इज यूज फॉर मॉडरेट टाइप वर्क। जब काम ना बड़ा हो ना छोटा हो, कैसा हो, मॉडरेट हो, तो हम इसका यूज करते हैं। और ये कब तक के लिए करते हैं, ये लिख लेना, अप टू द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 50 to 100, इतने मीटर तक के लिए आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले वाला कब तक के लिए कर सकते हो, जब 40 मीटर तक तुम्हें पहुंचाना हो, है ना। अब 40 से ज्यादा मतलब 100 मीटर तक पहुंचाने के लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कहाँ देखा भाई, अब बात आती है सर कहाँ देखा, लिख लेना, रोड कंस्ट्रक्शन। अगर आपसे कहे कि रोड कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर लिख लेना व्हील बैरो मेथड। अगर आपसे पूछ लेना कि ये पेन वाला मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है, तो लिख लेना घरों में, लिख देना रेसिडेंशियल बिल्डिंग, या लिख लेना हमारे घरों में क्या लिख लोगे, हमारे घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए। तीसरा है बेल्ट कन्वेयर मेथड।
इसको एक नाम हो रहा है स्किप, उसका भी काम कुछ ऐसे ही होता है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ। स्किप, होस्टिंग मेथड, इनमें क्या होता है, आपने कभी पानी की टंकी का काम हो तो देखा है? पानी की टंकी का काम हो तो देखा है आप लोगों ने? पानी की टंकी का काम हो तो देखा है क्या, बताइए? देखा है। तो जब वो ऊपर वाला डोम बनता है ना, तो कंक्रीट वहां पे कैसे जा रहा था, आपने देखा? जब डोम वाला, हाँ, जब डोम का काम चल रहा है तो कंक्रीट ऊपर कैसे जाता है, आपने देखा है? तो वहां पर क्या करते हैं कि ये तो डोम का काम चल रहा है, ठीक है, ये हो गया, और ये आपके पास डोम का काम चल रहा है, यहाँ पर ये डोम, ये तुम्हारे पास डोम का काम चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो कंक्रीट को इस तरीके से, कंक्रीट को यहां से भेजा जाता है एक रेडी पर, एक रेडी पर भेजा जाता है, ऐसे भेज दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ओके। इसे कहते हैं स्किप एंड पोस्टिंग मेथड या बेल्ट कन्वेयर मेथड, ठीक है। पंप से नहीं भेजते, ये रहता है बेल्ट कन्वेयर मेथड। इसका यूज तब करते हैं जब कंक्रीट को हाई लेवल पे भेजना हो, ठीक है। कब यूज करते हैं? इट इज यूज when transporting of concrete from low level to higher level, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछे कि हाई राइज स्ट्रक्चर में कौन सा मेथड यूज करते हैं कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में, तो यही करते हैं सर। बेल्ट कन्वेयर हाई वर्केबल के लिए नहीं यूज करते हैं ना, ड्यू टू सेग्रीगेशन। हाई वर्केबल नहीं, नॉर्मली होता है, जल्दी पहुंचा देता है, 1 मिनट के अंदर कंक्रीट पहुंचा देता है, पर यूं है कि जनरल वाले से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, हाई तो नहीं, बट मीडियम वर्केबल कंक्रीट यूज ले सकते हो, 25 से 50, 50 से 100 वाला मीडियम, ठीक है। हाईली वर्केबल तो पंप के लिए जरूरत पड़ता है, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ता। बना लिया केस को? क्रेन या पोर्टेबल क्रेन मेथड, ठीक है। इसका यूज भी हाई राइज बिल्डिंग में करते हैं। आपने पता नहीं देखा है, नहीं देखा तो होगा आपने, आजकल यही चल रहा है। मतलब ऐसे होता है इसके अंदर कि अपने पास एक ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर जो लाइन है वो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। और इसके अंदर क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं,
कितना वेट आपको उठाना है, कितना वेट आपको यहां से उठाना है, वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कितना कैपेसिटी का लोड रजिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, कितना लोड यहाँ रजिस्ट कर पा रहा है। इस कैबिन से इसको अपने पास अपन हैंडल करते हैं। ये सीट होता है और यहाँ पर ये नीतीश बैठा है ऐसे करके, और ये बैठा है चला रहा है इसको, समझ गए? यहाँ से डील करेंगे, इस तरीके से होता है। देखा नहीं देखा? हाँ, टावर क्रेन, पोर्टेबल क्रेन या क्रेन, है ना। इसका यूज तब करते हैं जब हाई क्वांटिटी कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, हाई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं? व्हेन हाई क्वालिटी या हाई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, हाई quantity of concrete is transported from one place to other place, ओके। हाई राइज बिल्डिंग में भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बहुत देखा, हमेश रेस्ट करते हैं, हमें रेस्ट करती रहती है वो। बिल्डिंग के सबसे ऊपर लगा होता है ये। सही हुआ तुमने बता दिया, हमने देखा ही नहीं था इसको। तो बना लिया पूछ रहे हैं। अच्छा, हम कौन सा, हमने कब कहा? तो हमने बता रहे हैं, हम भी तुमसे पूछ ही रहे हैं। एक होता है शूट। क्या होता है? शूट। इसका यूज कब करते हैं? when transporting of concrete into the deep location, ये पूछ रखा है कि डीप लोकेशन में कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? शूट का। अभी बस 2 मिनट में बैक कर रहे हैं, इतू सा रुक जाना। हुआ क्या यहाँ पर? हुआ यहाँ पर क्या कि यह हमारे पास वर्क फील्ड है जिसका यह ग्राउंड लेवल है। कंक्रीट का जो मिक्सिंग हो रहा है वो इस जगह पे मिक्सिंग हो रहा है। कंक्रीट का जो मिक्सिंग हो रहा है वो इस जगह पे हो रहा है। हमें कंक्रीट को पहुंचाना है इस जगह पर, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहां से ऐसा हमें इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ से होता हुआ यहाँ तक कंक्रीट को पहुँचा देंगे। समझ गए? इसे कहते हैं शूट। अंडर वाटर कंक्रीट में भी यही यूज करते हैं ना। अंडर वाटर में नहीं, पंप में। अंडर वाटर में तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें अंडर वाटर में तो दिक्कत हो जाएगा, उसमें पंप से भेजते हैं, उसे कहते हैं ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग। अंडर वाटर कंक्रीट पहुँचाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग। शूट स्पिलवे भी तो होता है एक। अरे वो यही है जिसका स्लोप कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे 1 वर्टिकल और 2.5 हॉरिजॉन्टल का स्लोप रखा जाता है। मतलब जब आप 2.5 मीटर सीधा चलोगे तो आपको राइज कितने का मिलेगा? 1 मीटर का। इसका मतलब होता है 1v 2.5 हॉरिजॉन्टल। समझ गए? इसका मीनिंग क्या है 1v 2.5 हॉरिजॉन्टल का? ठीक है, बनाओ उसको।
बना लिया क्या? इसको भी बना लिया, इसको भी बना लिया क्या आप लोगों ने? चलिए एफ पंप मेथड, इसमें पंप की हेल्प से कंक्रीट को भेजा जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ concrete is done with the help of pump। देखिए यहाँ पे ना तुमसे कभी ये तो नहीं पूछने वाला तुमसे कभी ये तो नहीं पूछने वाला कि पंप मेथड के अंदर किस इक्विपमेंट का यूज होता है, कभी नहीं पूछेगा। तुमसे जो पूछता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की जाती है पंप की हेल्प से, कंक्रीट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना भेज सकते हैं और वर्टिकल में कितना भेज सकते हैं। आपके कॉमन सेंस से बताओ कि मेरे यहाँ पंप लग रहा है तो एक पंप से कंक्रीट में मुझे भेजना है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक पंप की हेल्प से मुझे भेजना है कंक्रीट को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में कंक्रीट दूर तक जा पाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, मौज कर दी तुमने तो। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट with the pump in vertical direction is 80 meter, or transporting of concrete with the pump in horizontal direction आंसर 400 मीटर। समझ गए? हॉरिजॉन्टल में कितना है 400 और वर्टिकल में कितना है 80। वो तो फेंकने वाले के ऊपर है कितना फेंक पाएगा। बिल्कुल सही, वो तो सही बात है, वो तो फेंकने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। कहाँ से लाते हो तुम इतना दिमाग, बस मुझे ये बता दो। तुम सच में सुधी बहुत अलग हो, पता है, तुम्हारी सोच बहुत अलग है, मतलब कि यू आर टू डिफरेंट फ्रॉम अदर। बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर। नोट करके पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख लो कि इसका यूज कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसका यूज मोस्टली हमें देखने को मिलता है टनल लाइनिंग में। जब टनल की लाइनिंग करते हैं तो पंप की हेल्प से ही किया जाता है, पंप की, क्योंकि बहुत लंबा अपने पास होता है पाइप और उस पाइप के छिड़काव से किया जाता है। नाम भी बता देता हूँ, उसे कहते हैं शॉर्टक्रीट। उस कंक्रीट को जब दीवारों पे किया जाता है टनल पर बोलते हैं शॉर्टक्रीट, और टनल लाइनिंग में इसका यूज करते हैं। वर्टिकल कैसे कि 10वें माले पर हुआ है और रेडीमिक्स नीचे पड़ा है, रेडीमिक्स जो ट्रक आया है वो नीचे खड़ा है, तो 10वें माले पर तो नहीं पहुंच पाएगा ट्रक, पर जो ट्रक में जो पंप लग रहा है ना वो पंप ऊपर तक पहुंचा देगा है, ठीक है। और क्या बताएं, एक चीज और लिख लो नोट करके, पंप से कंक्रीट भेजने के लिए इसका स्लंप ज्यादा होना चाहिए, मतलब हाईली वर्केबल कंक्रीट यूज किया जाता है। लिख लेना यहाँ पर कि यहाँ पर जो कंक्रीट यूज करते हैं वो हाईली वर्केबल यूज करते हैं, ऐसा ना हो भूल जाओ। यूज हाईली वर्केबल कंक्रीट, यूज हाईली वर्केबल कंक्रीट इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर हाईली वर्केबल कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका स्लंप वैल्यू
slump value, which slump value is 150 to 200 mm. ओके, याद रखिएगा इस मेथड के अंदर जो कंक्रीट यूज करते हैं वो हाईली वर्केबल होता है, जिसका स्लम्प वैल्यू 150 से 200 mm तक वेरी करता है. डाया ऑफ पाइप इज डिपेंड ऑन एग्रीगेट. डाया ऑफ पाइप इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ एग्रीगेट. नहीं, ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़ा. डेढ़ सौ 200 तक रहता है. 100 वाले में जब मुड़ता है ना पाइप तो दिक्कत रहता है वहां पर, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखते हैं. बना लिया. एक और है, उसको और बात कर लेते हैं. ठीक है, एक और है, उसको और बात कर लेते हैं. सर नहीं समझे हम ये कैसे जाएगा. ये पंप है और ये पाइप लग रहा है, ये पाइप लग रहा है. कंक्रीट यहां बना के रख दिया है. कंक्रीट कहां पर रखा हुआ है, इस जगह पर बना के रखा हुआ है. इसे ही बोलते हैं आरएमसी. ये क्या है, पंप. पंप स्टार्ट कर दो, कंक्रीट अपना आप चला जाएगा. पंप स्टार्ट कर दो, कंक्रीट अपना फ्लो होके चल जाएगा. ठीक है, पंप का प्रेशर मैं साइड पर देखा था. ठीक है जितेंद्र, वर्टिकल में ऐसे जाएगा, पहले ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे यहां पर ऐसे जाता है, फिर ऐसे चल जाता है. ओके. फायर ब्रिगेड, हाँ वो भी ऐसे. प्रेशर कैसा लगता है, अरे पंप लगाएगा, तुम्हें क्यों टेंशन लेना है. पंप लगाएगा, तुम्हें देखो पानी 10वें फ्लोर पे पहुंचाना है तो पंप बड़ा लगाओगे. तुम्हें तुम्हारे छत पे पहुंचाना है जो 1 फ्लोर का है तो छोटा पंप लगाओगे. तो जितना हाइट पे पहुंचाना है ना बेटा, वो पंप पर डिपेंड करेगा. तो वो आप मत सोचिए कि प्रेशर कैसे लगेगा, वो तो पंप लगाएगा, तुम थोड़ी ना लगाओगे. डिपेंड ऑन कैपेसिटी, डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बिल्डिंग, कि आपको कितना हाइट तक पहुंचाना है. तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है. ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एक फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियर जिसको अच्छा खासा नॉलेज होगा. वही तो समझाएगा हमें पंप के बारे में. लास्ट EFG जिसको बोलते हैं रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, जिसे आप RMC के नाम से जानते हैं. RMC प्लांट. यह प्लांट सिटी से बाहर लगाया जाता है जहां कंक्रीट की मिक्सिंग होती है. कंक्रीट मिक्सिंग होने के बाद इसको ड्रम में डाल दिया जाता है. सेग्रीगेशन ना हो, इलास्टिक स्टेज में रहे, तो इसकी मिक्सिंग करते रहते हैं. एड मिक्सर डाल दिए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट में भेज दिया जाता है. अब ये जो प्लांट है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के. एक प्लांट में क्या होता है कि मिक्सिंग नहीं करते, सिर्फ क्या करेंगे, कंक्रीट मटेरियल लिया, सब मटेरियल को डाल दो, कह दो चले जाओ और घूमते रहो. इनका रोटेशन ज्यादा रखा जाता है क्योंकि कंक्रीट की मिक्सिंग करना है साइड तक पहुंचने तक. दूसरे में क्या होता है, कहते हैं थोड़ा ना पास में ही है, टाइम नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा मिक्स कर दो फिर डाल दो. इनका रोटेशन भी वही रखा जाता है, बट थोड़ा सा पहले मिक्स हो जाएगा. दूसरे में क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाता है कंप्लीटली, सिर्फ ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है. तो अलग अलग प्लांट होते हैं, मतलब ये प्लांट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. तो मैं वो प्लांट बताता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, तो यह प्लांट इट इज क्लासिफाइड इनटू क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. कितने पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं, ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं. ठीक है, एक होता है ट्रांजिस्ट. क्या होता है, एक होता है अपने पास ट्रांजिस्ट
मिक्स कंक्रीट, ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप देखते हैं ना घूमता हुआ आता है, ये वही है ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज डन ड्यूरिंग मिक्सिंग। और इनका जो रोटेशन होता है ना, वो 1 मिनट में 5 से 6 रखा जाता है। जो रोटेशन है 1 मिनट में 5 से 6 रखा जाता है। दूसरा जो आपके पास है उसे कहते हैं श्रिंक। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं श्रिंक। श्रिंक मिक्स कंक्रीट। इसमें पार्शियली मिक्स किया जाता है, पार्शियली होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, पार्शियली मिक्सिंग एट साइड एंड partially mixing during transporting। ठीक है, और जो तीसरा है वो उसे कहते हैं सेंट्रल प्लांट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मिक्स प्लांट, सेंट्रल मिक्स प्लांट। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग पहले से कर देते हैं, सिर्फ ट्रक लगे होते हैं। वो ट्रक घूमने वाले नहीं, जो अपने पर ट्रक होते हैं ना, जो कंक्रीट लेके जाते हैं, बस थोड़ा सा ऐसा रखते हैं कि वो सूख ना जाए, गीली स्टेट में है ना, वो हाईली वर्केबल। तो जैसे ट्रक में, जैसे पास में ही है तो रखो, भेज दो, 10 मिनट में साइड पर पहुंच जाएगा, डंपर, बिल्कुल से डंपर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग इज डन at site, after that transport are done at the site, and after that transport to location। ठीक है, बना लो, ये 3 होते हैं। ठीक है, बना लिए क्या बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो ओनली। ट्वेंटी वाले का ये लो, 20 वाले का। Discharging of concrete by reverse rotation of drum। 3 से 6, 3 से 6, ये तीसरा है, जल्दी लेना स्क्रीनशॉट। एक, ये दूसरा, 1 2 3 4 5, ये तीसरा, 1 2 3 4 5, ये चौथा, 1 2 3 4 5। भाई 4 बजे तक ही क्लास होता है, जल्दी नहीं करवा रहा, 4 बजे तक ही क्लास होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सा कह रहे हो जितेंद्र, जितेंद्र कौन सा कह रहे हो, 24? ये वाला स्लाइड कह रहे हो, यही। रेडी मिक्स 3 तरीके के प्लांट होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3। ट्रांजिस्ट मिक्स प्लांट में क्या होता है कि मिक्सिंग जो की जाती है वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग, डन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग। इनकी जो मिक्सिंग है वो ट्रक के अंदर ही की जाती है। ट्रक चलता रहेगा, घूमता रहेगा, तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट होता रहेगा अपने आप मिक्सिंग होती रहेगी। श्रिंक मिक्स प्लांट में क्या होता है कि जो मिक्सिंग होती है ना ट्रांसपोर्ट में, वो सिर्फ हाफ होती है। पहले से ही मिक्स कर देते हैं,
मिक्सिंग करने के बाद ट्रक में डाल देते हैं, आधी मिक्सिंग वहां पे हो जाती है। और जो सेंट्रल मिक्स प्लांट है ना, वो ऑलरेडी ही मिक्स कर देती है। आप डंपर में डालो, डंपर जाएगा, जाके यूज कर लेगा। कैपेसिटी कितनी होती है? 4 से 7 मीटर क्यूब तक का बैचिंग प्लांट का कैपेसिटी होता है। 4 से 7 मीटर क्यूब तक का कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट आप वापस से देखिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है आप सभी को? तो मिलते हैं आपसे अगेन कल की क्लास में। जब तक के लिए अलविदा। ठीक है नीतीश, अगेन देख के फिर ले लेना आप।